अध्याय 5 अप्रत्याशित। जैसे ही वे लंबे गलियारे से गुजरे, फुसफुसाहटें और गड़गड़ाहटें तेज होती गईं। इशिता जैसे जैसे उस कमरे के करीब पहुंची जहां शादी हो रही थी, वह अपने दिल को और तेजी से धड़कते हुए महसूस कर सकती थी। गलियारा अंतहीन लग रहा था और दरवाजे के जितना करीब वे पहुंचे, उसके हाथ कांपने लगे। गलियारे के अंत में स्थित कक्ष से निकलने वाली रोशनी इतनी तीव्र थी कि उसने उसे लगभग अंधा कर दिया और वह एकत्रित नज़रों की गर्मी को महसूस कर सकती थी। वह अपनी शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। कृति ने इशिता का हाथ पकड़ा हुआ था जबकि लीना सदमे से उबरती हुई लग रही थी। क्या तुम उससे मिली हो? इशिता ने लीना की बेचैनी को भांपते हुए पूछा। लीना ने सांस ली। बाहर आग उगलने वाले ड्रैगन उतरे। मैंने गलती से ड्रैगन में से एक के ऊपर देखा। राय बहादुर कुछ अंगरक्षकों के साथ कमरे में घुस आए। इशिता, मेरी बेटी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। इशिता उसकी इकलौती संतान थी और वह उसे अपनी दिवंगत पत्नी समारा की बहुत याद दिलाती थी। वह यहाँ है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसने सूंघा और उस पर मुस्कुराया जब वह उसे गले लगाने के भाव से घूर रही थी। इशिता ने सिर हिलाया। ठीक है पिताजी। वे सभी कमरे में प्रवेश कर गए, जो बड़ा और अच्छी तरह से सुसज्जित था। उनमें से अधिकांश जादूगर थे और जिन्होंने बर्फ के ड्रैगन को देखा था उनमें से ज्यादातर भाग गए थे। इशिता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि वहां ज्यादा लोग नहीं थे। चूंकि उसकी चाची ने आग उगलने वाले ड्रैगन का उल्लेख किया था, उसने सोचा कि जिस बर्फ के ड्रैगन से वे भाग रहे थे, वह वास्तव में वही था। तुम्हारे पास अपना मन बदलने का समय है, इशिता। उसने कृति को फुसफुसाते हुए सुना। इशिता अपनी दोस्त को देखने के लिए मुड़ी, जो बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जिस प्राणी से वह शादी कर रही थी, उसके बारे में उसका एकमात्र ज्ञान ये था कि वह एक दुर्भावनापूर्ण शक्ति थी जिसे उसे हराने की जरूरत थी। वह उसकी पहचान और रूप रंग के बारे में अनजान थी। मुझे ये करना होगा। अपने कपड़े के किनारे को सहलाते हुए उसने बुदबुदाया, मुझ पर विश्वास रखो। अपना हाथ छोड़ते हुए कृति ने सिर हिलाया। मुझे तुम पर विश्वास है। डैनियल कहाँ चला गया है? इशिता ने एक छोटी भौं उठाते हुए सवाल किया। मुझे यकीन है कि वह यहीं है, शायद भीड़ में। कृति ने जवाब में थोड़ा मुस्कुराया। इशिता ने विस्तृत वेदी का सर्वेक्षण करने के लिए घूमा। उसने अपने कपड़े के किनारे को प्यार से रगड़ा, स्पष्ट रूप से बहुत घबराई हुई थी। समय हो गया है, चलो। उसका हाथ पकड़ते हुए राय बहादुर ने उससे कहा। जैसे ही वे वेदी के पास पहुंचे, इशिता ने गहरी सांस ली। उसके हर कदम के साथ फुसफुसाहटें और बातचीत तेज होती गई और उसकी धड़कन बढ़ गई। वेदी पर वह आदमी खड़ा था जो जल्द ही उसे और बर्फ के ड्रैगन को जोड़ेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सदमे से उबर रहा हो। स्पष्ट रूप से उसने बर्फ के ड्रैगन को देखा था। पिताजी। जब इशिता ने अपने पिता को अपना हाथ छोड़ते हुए महसूस किया तो वह डर से हाँफ उठी। उसने विनती की, कृपा करके मुझे मत छोड़ो। राय बहादुर ने एक सांस ली। मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा। उसकी आंखें पूरी तरह से मुस्कुरा नहीं रही थीं। इशिता ने अपने पिता को भीड़ में जाते हुए देखा, कृति और उसकी चाची लीना के बगल में खड़े होते हुए, जो अब भी सदमे में लग रही थीं। वह वेदी पर खड़ी थी, अनियंत्रित रूप से कांप रही थी और उस आदमी का सामना करने के लिए मुड़ी जो जल्द ही उसे और बर्फ के ड्रैगन को जोड़ेगा। वह उससे बर्फ के ड्रैगन के रूप रंग के बारे में पूछना चाहती थी। क्या बर्फ का ड्रैगन वास्तव में क्रेडिया में मौजूद था? मैं। दबी हुई आहों ने उसे काट दिया, जिससे उसका ध्यान उसकी ओर गया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, कमरे में मौजूद लोग फीके पड़ते हुए लगे। वह एक उत्तम सफ़ेद सूट में कपड़े पहने हुए था। एक भारी काला लबादा उसके चौड़े कंधों पर लटक रहा था जो शाही भव्यता का भाव पैदा कर रहा था। उसके बाल प्राचीन चोटियों में पीछे खींचे हुए थे। उसकी आंखें सबसे स्पष्ट बर्फीली नीली क्रिस्टल के रंग की थीं और उसका चेहरा कला के एक गढ़े हुए काम जैसा था। वह सांस रोक देने वाला था। मोहक। वह मुश्किल से उससे अपनी आंखें हटा पाए। वह नहीं चाहती थी। वह उस आदमी से शादी कर रही थी जिसे उसने पिछली रात बगीचे में देखा था और वह आदमी जिसे उसने जमी हुई झील में देखा था। वह विश्वास नहीं कर सकती थी। वह बर्फ का ड्रैगन था। इशिता ने खुद को बहुत मूर्ख महसूस किया, ये सोचकर कि वह पहेलियों को क्यों नहीं सुलझा पाए। जब वह वेदी पर उसके सामने दिखाई दिया तो उसे उसकी सुंदरता को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा और यहाँ तक कि इस संभावना पर भी विचार किया कि वह एक मृग तृष्णा था। उसके पीछे अंगरक्षक अलग हट गए, दर्शकों को उसके पास आने से रोकते हुए। इशिता ने अपनी ठंडी नीली आंखों से बचने के लिए अपना सिर झुकाया। तुम। मैं। उसकी गहरी आवाज़ एक धीमी, लंबी फुसफुसाहट थी जिसमें कोई भावना नहीं थी।
इशिता ने उसे एक नज़र दी। वह उसे अब स्पष्ट रूप से देख सकती थी, वह पूरी तरह से गड़ा हुआ था। उसकी अच्छी तरह से परिभाषित जॉलाइन, उसके नाजुक चमकदार गुलाबी होंठ, उसकी बर्फीली नीली आंखें और उसका खूबसूरती से तराशा हुआ चेहरा। भारी नहीं, बल्कि मांसल, वह उससे लंबा था। इशिता उसकी छाया में बहुत छोटी थी। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, उसकी सुंदरता ने उसे अपना निचला होंठ काटने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें चांदी से जल उठीं। वह लड़खड़ा गई, दूर देखते हुए। और इससे पहले कि उसे एहसास होता, उसकी शादी हो चुकी थी। उसका सामना बर्फ के ड्रैगन की एक टकटकी से हुआ। तुम्हारे घर छोड़ने का समय हो गया है। इशिता ने अपने कपड़े के किनारे को सहलाया, एक चमकदार मुस्कान दी और उसकी ओर कदम बढ़ाया। एक भयंकर फुसफुसाहट के साथ, तुम्हें पहले जाना होगा। उसने अपने कपड़े के किनारे से एक खंजर निकाला। जैसे ही उसने हमला किया, उसने उसके वार को चकमा दिया, उसे दृष्टि से दूर रखने के लिए उसके बगल में खड़े होकर खंजर को उससे छीन लिया। इशिता ने उस पर भौहें चढ़ाईं, स्पष्ट रूप से उससे डर गई थी। तुमने कैसे? उसने स्नोट किया, उसे काटते हुए। तुम में बुद्धि की कमी है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। इशिता उससे दूर हो गई और वेदी से अपने पिता, चाची लीना और कृति की ओर भागी। जब उसने अपने पिता को जोर से गले लगाया, तो राय बहादुर अपना नियंत्रण खो बैठे और रोने लगे, जिससे लीना बस उन्हें देखती रही। सुरक्षित रहना, मेरी बेटी, राय बहादुर ने गले लगने को तोड़ते हुए कहा। इशिता ने सिर हिलाया और चाची लीना पर मुस्कुराई, जिन्होंने उसे अप्रत्याशित रूप से गले लगा लिया। कुछ प्राणी वह नहीं होते जो वे लगते हैं। हर किसी का एक इतिहास होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम चीज़ों को जल्दबाजी में करो। उसे फुसफुसाते हुए लीना ने गले लगने को छोड़ा। इशिता ने सिर हिलाया। मैं नहीं करूंगी, लीना मुस्कुराए। मैं। जैसे ही लीना एक सवाल पूछने वाली थी, बर्फ का ड्रैगन इशिता के बगल में खड़ा हो गया, जिससे वह हाँफ उठी और शर्मिंदगी में अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया। चलने का समय हो गया है। वह इशिता का सामना करने के लिए मुड़ा, जिसने कृति का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वह मेरे साथ चल रही है, इशिता ने उसे एक मजबूत आवाज में सूचित किया। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने दृढ़ता से कहा, इससे पहले कि वह अपने अंगरक्षकों का सामना करने के लिए मुड़ा। मुझे समय बर्बाद करने से फर्क पड़ता है। इसके साथ उसने चलना शुरू कर दिया। कृति का हाथ छोड़ते हुए इशिता उसके पीछे महल से बाहर निकली और 4 विशाल ड्रैगन पर आ गई। आग उगलने वाले ड्रैगन। वह चकित थी। वह नहीं जिनसे आपने निपटा है, मालकिन, एक अंगरक्षक ने उससे कहा। उसकी आकर्षक विशेषताएं एक उज्ज्वल मुस्कान के पीछे प्रकट हो रही थीं। इशिता ने भौहें चढ़ाईं, जिससे अंगरक्षक की मुस्कान और भी तेज हो गई। उसके चमकदार काले बाल थे जो थोड़े बिखरे हुए थे और वह एक जीवंत प्रकार का लग रहा था। दूसरा अंगरक्षक गंभीर और खतरनाक लग रहा था, जैसे कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के मार सकता था। उसका रंग गहरा था और वह बेहद खूबसूरत था। बर्फ का ड्रैगन उसका सामना करने के लिए घूम गया। तुमने कोट नहीं पहना है। उसका लहजा इतना नीरस था कि उसने कंधे उचका दिए। मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारे लिए एक ले लेना चाहिए था। कृति ने परेशान तरीके से इशिता से माफ़ी मांगी। तापमान सामान्य से नीचे गिर गया। इशिता ने सोचा कि क्या इसका बर्फ के ड्रैगन से कोई लेना देना था। उसने यहाँ तक चाहा कि वह अपना बड़ा, रोएदार, सफ़ेद कोट उसे दे दे, लेकिन वह मुड़ा और इसके बजाय ड्रैगन की दिशा में बढ़ गया। इशिता चिढ़ गई क्योंकि वे सभी तेजी से उसके पीछे हो लिए। तुम मेरे साथ उड़ रही हो, उसने उसे सूचित किया। क्या? उसने हाँफते हुए कृति की बाँह गले लगा ली। निश्चित रूप से नहीं। उसने उसे एक बुरा लुक दिया। वह उसका सामना करने के लिए घूमा, उसका भाव नीरस था। मैं उसे मार दूंगा। गहरे भौं के साथ धीरे धीरे इशिता ने कृति को छोड़ा और बर्फ के ड्रैगन के बगल में खड़ी हो गई। चमकदार मुस्कुराते हुए अंगरक्षक ने कृति को ड्रैगन में से एक की ओर ले गया। क्या तुम अकेले उड़ने को तैयार हो? उसने काफी विनम्रता से पूछा। कृति ने जवाब नहीं दिया। उसके साथ उड़ो, मृदुल, बर्फ के ड्रैगन ने उसे बताया और उसने सिर झुकाया। मृदुल ने कृति की कमर को कसकर पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? वह आश्चर्य से हाँफ उठी। इससे पहले कि वह अपने शब्द पूरे कर पाती, वे ड्रैगन पर कूद गए। इशिता ने अपने हाथों को एक साथ रगड़ा, ठंड और तेज महसूस कर रही थी। आग की चिंगारी उसके हाथों से निकली जैसे ही उसने उन्हें एक साथ रगड़ा, उस गर्मी की कमी पर कराह रही थी जिसे वह अनुभव कर रही थी। चढ़ो, बर्फ के ड्रैगन ने अचानक बुदबुदाया और दूसरे ड्रैगन में से एक पर चढ़ गया। इशिता ने गहरी सांस ली और फिर ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गई,
एक ऐसा प्राणी जिससे वह अपने पूरे दिल से नफरत करती थी। उसे देखे बिना ही वह तुरंत बर्फ के ड्रैगन के बगल में बैठ गई और तब तक वहीं रही जब तक उसने अपने कंधों पर एक वजनदार वस्तु को गिरते हुए महसूस नहीं किया। उसने उसकी ओर देखा, लेकिन वह उसे तिरछी नजर नहीं दे रहा था। उसने उसे अपना कोट दिया। यह अप्रत्याशित था। तुम्हें गिरना नहीं चाहिए, उसने कहीं से भी बोल दिया। क्या? इशिता ने हैरान होकर सवाल किया। तुरंत जिस ड्रैगन पर वे बैठे थे उसने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। कृति की चीख फूट पड़ी और एक आंख के साथ इशिता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को बड़े गर्म कोट के नीचे दफन कर लिया। अध्याय 6 एंटिका। ड्रैगन की सवारी के दौरान केवल ठंडी हवा की सीटी और ड्रैगन की कभी कभार दहाड़ ही सुनी जा सकती थी। आकाश जादुई रूप से नारंगी हो गया था, जो आने वाली सुबह का संकेत दे रहा था। इशिता ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और कोट में सहज लग रही थी। ड्रैगन पर 7 घंटे तक बैठने के बाद उसका नितंब दर्द करने लगा था। अपनी आंखें खोलो, हम यहाँ हैं। एक गहरी आवाज उसके पीछे आराम से गूंजी। इशिता ने भौहें चढ़ाईं, अपनी नाक सिकुड़ी और उसकी आंखें खुलीं। वाह! उसने विस्मय से चिल्लाया। एक विशाल प्राचीन महल को देखकर उसका जबड़ा नीचे गिर गया जो पूरे क्रेडिया को समा सकता था। छतों को बर्फ से ढके हुए यह मजबूत और गर्व से खड़ा था। उसने बर्फ के ड्रैगन की ओर देखा जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था और इससे वह नाराज हो गई। मुझे मत घूरो, वह गरजी। उसकी अकेली भौं ऊपर उठी, फिर उसने अपनी आंखें घुमाईं और ड्रैगन पर खड़ा हो गया। इशिता नाटकीय रूप से हाँफ उठी और अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। क्या उसने अभी अभी मुझ पर अपनी आंखें घुमाईं? उसने खुद से पूछा, आहत होकर। उसने बर्फ के ड्रैगन की ओर देखा जिसकी आंखें महल पर सनकरी थीं। वह एक फरिश्ते जैसा लग रहा था और हवा के उसके कपड़े और बाल उड़ाने पर और भी आकर्षक लग रहा था। इशिता ने उसके रूप को अनदेखा करते हुए मुश्किल से निगला। तुमने मुझ पर अपनी आंखें घुमाईं। गिरना मत, तोते, उसने उसकी बातों को अनदेखा करते हुए बिना उसकी ओर देखे कहा। इशिता ने भौहें चढ़ाईं और ड्रैगन पर खड़ी हो गई। तुमने मुझ पर अपनी आंखें घुमाईं, तोता, उसने चिल्लाया और ड्रैगन तुरंत जमीन पर उतरने के उद्देश्य से फिसलने लगा। इशिता चीखी क्योंकि उसने अपना संतुलन खो दिया। बर्फ का ड्रैगन जानता था कि ड्रैगन उतरने वाला है, इसलिए उसने उसे न गिरने के लिए कहा था। इशिता ने अपनी आंखें बंद कर लीं जैसे ही वह ड्रैगन से गिर गई। बस यही है, मैं उसे मारे बिना मर जाऊंगी, उसने अपने विचारों में शांति से कहा और तेजी से चिल्लाने लगी क्योंकि वह अपने विनाश की ओर बढ़ रही थी। वह अप्रत्याशित रूप से किसी की मजबूत बाहों में गिरी और व्यक्ति की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें कसकर लपेट लीं, तेजी से सांस ले रही थी। मुझे मत गिराओ, मुझे मत गिराओ, मुझे मत गिराओ, वह कराहते हुए दोहराती रही और अपना चेहरा व्यक्ति की छाती में गाड़ लिया। एक जोर की आवाज सुनी गई और कृति चिल्लाए। इशिता ने अपना चेहरा व्यक्ति की छाती से हटाया और उसकी ओर देखा। बर्फ के ड्रैगन को उसे ऐसे घूरते हुए देखा जैसे उसने उसके किसी प्रियजन को मार डाला हो। भौहें चढ़ाते हुए वह गरजी, मुझे छोड़ो, और उसने ऐसा किया, उसे बर्फ से ढकी जमीन पर उसके नितंब पर गिरने दिया। इशिता विश्वास नहीं कर सकी कि उसने वास्तव में उसे ड्रैगन और ड्रैगन अंगरक्षकों के सामने अपमानित करते हुए जमीन पर गिरने दिया। कृति उसकी ओर भागी और उसे खड़ा होने में मदद की जबकि बर्फ का ड्रैगन और ड्रैगन अंगरक्षकों की ओर चला गया। क्या तुम ठीक हो? कृति ने चिंतित होकर पूछा। इशिता ने सिर हिलाया और कृति के माथे को छूकर महसूस किया कि वह गर्म था। बहुत अफसोस है, तुम डरी हुई थी, है ना? तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। इशिता जानती थी कि कृति को ऊंचाई से थोड़ा डर लगता था। कृति मुस्कुराए, मैं ठीक हूँ, अब मुझे इसकी आदत हो गई है, मैंने एक ड्रैगन के ऊपर 7 घंटे से अधिक समय बिताया है, उसने कहा। इशिता ने सिर हिलाया और बर्फ के ड्रैगन की ओर देखा जो अंगरक्षकों और ड्रैगन से बात कर रहा था। वह उनकी बातचीत नहीं सुनना चाहती थी, यहाँ तक कि बड़े कोट को पहने हुए भी। उसका नितंब बहुत दर्द कर रहा था। अगर उसने मुझे नहीं पकड़ा होता तो क्या होता? उसने मुझे क्यों बचाया? उसने अपने विचारों से पूछा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह नहीं चाहती थी कि उसका दुश्मन उसे बचाए, वह परेशानी से दूर रहने वाली थी। उसने ड्रैगन को चमकदार उग्र चमक से घिरते हुए देखा और खूबसूरत पुरुषों में बदल गए। ड्रैगन बहुत सुंदर हैं, शैतानी रूप से सुंदर, इशिता ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा। वे आग उगलने वाले ड्रैगन हैं, क्या ये सब संदिग्ध नहीं है? मुझे लगा कि आग उगलने वाले ड्रैगन और बर्फ का ड्रैगन दुश्मन हैं। कृति ने उत्सुकता से कहा। ठीक है, हम यहाँ हैं, हम सब कुछ पता लगा लेंगे।
वे फिलहाल खतरे में नहीं लगते हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। इशिता ने कहा। कुछ भी होने की स्थिति में वह हाई अलर्ट पर थी। बर्फ का ड्रैगन उसके पीछे ड्रैगन अंगरक्षकों के साथ उसकी ओर चला। उसकी आंखें उस पर सनकरी थीं, जबकि वह उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वह उसके सिर को उसके शरीर से फाड़ना चाहती हो। एंटिका में तुम्हारा स्वागत है, मेरा घर और तुम्हारा भी घर, तोते, उसने शांति से कहा, उसका भाव ठंडा और स्थिर था। मैं ईशान ड्रैगोस, अस्तित्व में अंतिम बर्फ का ड्रैगन हूँ। उसके शांत शब्दों पर उसके गुलाबी होंठ ऊपर खींच गए। इशिता अपनी जगह पर जम गई, अपने सामने भव्य आदमी को तेजी से घूरने लगी। वह उसकी आवाज़ में व्यंग्य को महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई जब उसने कहा, अस्तित्व में अंतिम बर्फ का ड्रैगन। वह मुझे तोता क्यों कह रहा है? उसने अपने विचारों से पूछा। अपना गला साफ करते हुए उसने एक बड़ी मुस्कान दी। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मुझे तुम्हें अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम आग उगलने वाले ड्रैगन के साथ काम कर रहे हो, है ना? उसने अपनी उंगली उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए पूछा। कृति, जो ये सब देख रही थी, सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इशिता बर्फ के ड्रैगन से नफरत करती थी और इसे छिपाने की परवाह नहीं करती थी। कृति ने आह भरी और अपनी दोस्त पर सिर हिलाया। वे कभी क्रेडिया से बाहर नहीं गए थे, सिर्फ जंगल में। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन वे अपने घर को एक पूरी नई दुनिया में छोड़ देंगे। उसकी दोस्त को अंदर ले जाओ, ईशान ने मृदुल से कहा, जिसने एक बड़ी मुस्कान के साथ झुककर कृति को देखा। मेरे पीछे आओ, मालकिन, उसने खुशी से कहा और कृति के साथ महल में चला गया जो हिचकिचा रही थी। ईशान ने इशिता से बिना देखे, जो अभी भी अपनी उंगली अपने चेहरे के सामने रखे हुए थी, उस पर अपनी आंखें घुमाईं, जिससे उसे एक चौंकने वाली आह मिली। तुम चट्टान जितनी बेवकूफ़ हो, तोते, उससे शादी कर रही हो जिसे तुम नहीं जानती। क्या होगा अगर मैं कोई और होता, एक घिनौना राक्षस या एक सड़ी हुई लाश जो तुम्हें धोखा देना चाहता था और तुमसे शादी करना चाहता था? उसने सपाट रूप से कहा। इशिता, जिसका मुंह ईशान के आंखें घुमाने के कारण ओ बन गया था, उसने अपना मुंह बंद कर लिया और एक बार फिर मुस्कान का दिखावा करते हुए सांस ली। ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम सड़ी हुई लाश नहीं हो, तुम एक दुष्ट बर्फ के ड्रैगन हो जिसे मैं मारने जा रही हूँ। इशिता को तुरंत अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। वह फुसफुसाई और अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। ईशान ने उसे खाली देखा, जबकि उसके पीछे अंगरक्षकों को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इशिता, उसने अपने नाम को दबी हुई फुसफुसाहट में कहा, बर्फ के ड्रैगन से दूर देखा और खुद को बात करने से रोकने के लिए तेजी से अपने होंठ रगड़े। अंदर जाओ, दिनेश और डचेस को बताओ कि मैं आज रात किसी भी बैठक में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ। ईशान ने अपने पीछे अंगरक्षकों से कहा। हाँ महाराज, उन सभी ने एक ही समय में कहा, झुक गए और महल में चले गए। महल में लोग रह रहे हैं, इशिता ने सदमे से चिल्लाया। महल विशाल था, लेकिन उसने सोचा कि वह अपने जीवन में किसी के बिना अकेला होगा। हाँ, उसने जवाब दिया और उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। उसे सिर से पैर तक स्कैन करते हुए देखा कि वह उसके कोट में कितनी छोटी लग रही थी। तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाया जाएगा, मुझे कुछ काम देखना है। उसने जोड़ा, उससे दूर मुड़ा और महल की विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया। क्या, तुम कहाँ जा रहे हो? इशिता चिल्लाई, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। बेवकूफ़ बर्फ का ड्रैगन, इशिता ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया जैसे ही वह उसकी नज़र से गायब हो गया। अपनी सांस पकड़ते हुए उसने परिसर की ओर देखा, जो एक शीतकालीन वंडरलैंड जैसा लग रहा था, और परिसर के विशाल किनारे पर पेड़ थे जिनकी पत्तियां जमी हुई थीं। इशिता गर्म कोट में सिमट गई और आह भरी। उसे पहले से ही अपने पिता की याद आ रही थी। उसके चारों ओर ड्रैगन होने से उसका गुस्सा हर सेकंड बढ़ रहा था। मालकिन, एक स्त्री आवाज़ ने अचानक उसके पीछे बुलाया। इशिता ने दो महिलाओं को उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। उनकी वर्दी से पता चला कि वे नौकरानियां थीं। उन्होंने अपना सिर उसके सामने झुकाया और जब उन्होंने अपना सिर उठाया, तारांकन, हम आपकी सेवा करने वाली नौकरानियां हैं। मालकिन, मैं रीटा हूं और यह रतिशा है। कामेल त्वचा वाली नौकरानी, रीटा ने कहा। तुम दोनों ड्रैगन हो? इशिता ने हिचकिचाते हुए पूछा। नौकरानियों ने एक दूसरे को देखा, फिर वापस इशिता को देखा। हम और क्या होंगे? पीली त्वचा वाली नौकरानी, रतिशा ने हैरान होकर पूछा। इशिता ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी हरी आंखें खतरनाक अग्नि लाल हो गईं और वह गुस्से से गरजी, मुझसे दूर रहो। नौकरानियों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। इशिता गुस्से में थी, वह अपने आसपास ड्रैगन नहीं चाहती थी, एक से शादी करना ही काफ़ी था। मालकिन, रीटा ने डरते हुए हकलाया। मुझे मत बुलाओ। इशिता मुड़ी और उस दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया जहां ईशान गायब हो गया था, जबकि नौकरानियां उसके पीछे भागीं।